दीदी जोहार। जोहार। आज नजर 24 लाइव पे आपको स्वागत है। जिस तरह से देखा जाए कि झारखंड में जिस तरह से घटनाक्रम को देखा जाए, कल झारखंड बंद था और जिस मुद्दा पे बंद था सिस्टर, कहीं न कहीं मुद्दा सिमटोली एक रैंप को लेकर के था, सिमटोली एक सरना स्थल को लेकर के था और कहीं न कहीं ब्रिज को लेकर के था। आज लेकिन सब बातों को लेकर के आज विराम लगा दिया गया देखा जाए तो सरकार के द्वारा, और एकदम गोपनीय तरीके से एकदम देखा जाए तो बिना मीडिया के भी न सूचना के वो एक ब्रिज था वो उद्घाटन भी कर दिया गया। और मैं इसी में एक और जोड़ना चाहूँ, ब्रिज का नाम दिया गया बाबा कार्तिक राव ब्रिज यानी पथ को। तो क्या बोलना चाहिएगा इस सारी मुद्दा को लेकर? एक तो जो आंदोलन चला, पहला तो आंदोलन का शुरुआत जो मुझको याद है वो आंदोलन आपका सरहुल के 1-2 महीना पहले से शुरू हुआ कि सरना स्थल के सामने जो वहाँ से जो गुजर रहा है फ्लाईओवर, उसका रैंप पे सरना का मुख्य द्वार है उसके सामने उतारा जा रहा है। ये सवाल उठना शुरू हुआ था। उसके पहले से मैं जो यहाँ रही हूँ इतने सालों से सिरुमटोली में, मैंने मेरा पूरा बचपन ही कहना चाहिए सिरुमटोली में बीता है। ये फ्लाईओवर के पहले जो यहाँ पर सरना स्थल का जो सुंदरीकरण के नाम पर यहाँ जो 6 करोड़ का जो प्रोजेक्ट आया था, उसमें सरना भवन बनाने की बात सामने आई थी, प्रपोजल आया था। तब समाज को मैं देखी थी कि 2 भाग में बट गया था उस समय। कुछ लोगों का कहना था बनना चाहिए, कुछ लोगों का कहना था कि सरना स्थल में इतना बड़ा माने मकान बनेगा, अपार्टमेंट बनेगा, अपार्टमेंट नहीं कहेंगे, सरना भवन बनेगा इतना बड़ा तो सरना स्थल छोटा हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें चली, लेकिन अंततः विकास का काम है, विकास योजना है, ये कहते हुए लोगों की सहमति बनी। सरना भवन भी बन के तैयार हो गया, जो हम लोग देखेंगे कि 5 मंजिला है। तो पहला यहाँ पर ये सवाल आया था, तब भी मैं चीज़ों को समझने की कोशिश की थी, लेकिन ये जो फ्लाईओवर का जो सवाल आया वो सरना स्थल के सामने जो रैंप उतारने वाली जो सवाल है वो सरहुल के मैंने 2 महीना 3 महीना 2 महीना ही कहेंगे, तब से मैंने ये सवाल उठना शुरू हुआ था। और फिर ये आगे बढ़ते बढ़ते सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाया और उसको लेके मुझको अच्छी तरह याद है, जितने भी समूह हैं, सामाजिक संगठन हैं, उसमें अधिकांश सामाजिक संगठन राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उससे लगातार मिलते रहे इस मसले को लेके। और वो अखबारों में भी वो तमाम खबरें आती रही, या तो सोशल मीडिया में भी वो खबरें आती रही कि रैंप को सवाल को लेके वो सीएम से ये लोग मिले, ये लोग मिले, ये लोग मिले। तो ये मिलने का सिलसिला लगातार जारी रहा। उसमें सीएम के तरफ से भी जो आश्वासन आते रहा कि हाँ उस पर मैं विचार करूँगा। लेकिन उसी बीच में मतलब ये आंदोलन और तेज हो गया, मानव श्रृंखला बना। फिर तुरंत आपका सरकार का 100 यात्रा निकला। उसके बाद तो आंदोलन रोज़ आंदोलन का जो ये था रणनीति था
वो रणनीति बनते गया। रांची बंद का भी आह्वान हुआ। रांची बंद भी उस समय करीबी 1 महीना पहले रांची बंद का जो ये था वो भी सब कोई देखे कि उस समय लग रहा था कि हाँ लोग निकले हैं। और उसके साथ ही कल तक का बंद भी हम लोग देखे। मेरा ये कहना है कि हर व्यक्ति को अपनी मांगों को कहने के लिए, अपनी हक का लड़ाई रोड से लेके आपका विधानसभा तक आवाज़ उठाने के लिए लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। उस अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत लोगों ने अपनी मांग शुरू की थी और मांग को लेके आंदोलन भी जारी रखे। कल का बंदी भी मैंने अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का एक हिस्सा रहा। आंदोलन अपने सरना स्थल पे रैंप पे को उतारा ना जाए, इसको लेके कल तक का बंदी रहा। लेकिन एक चीज़ जो मुझको, मैं बार बार इन चीज़ों को समझने की कोशिश की, वो मैं आज तक थोड़ा सा मतलब शायद मेरा इसमें न समझने में मैं कहीं नहीं समझ पाई हूँ कि ये जब फ्लाईओवर का जब काम शुरू हुआ या तो डीपीआर बना, तो मेरे मन में बार बार ये सवाल आता है कि फ्लाईओवर का डीपीआर जो काम शुरू हुआ उसी समय तो नहीं बना। डीपीआर ज़रूर मतलब बना। तो इसमें जो डीपीआर बना, जहाँ तक सबको ये बात को जानते हैं कि 2016-17 में यहाँ पर रघुवर दास की सरकार थी। उस समय फ्लाईओवर का जो योजना का जो ये आया था वो सामने आया था। उसमें 2 फ्लाईओवर बनने का था, एक रातू रोड का फ्लाईओवर बनने का था और एक ये आपका कांटाटोली और ये फ्लाईओवर अभी जो सिरुमटोली वाला फ्लाईओवर बनने का उस समय डीपीआर बना था, जहाँ तक मतलब मुझको याद है। और यहाँ आप फ्लाईओवर का काम रघुवर दास के समय में कुछ हद तक आगे बढ़ा भी था और उसके बाद क्या हुआ, तब वो काम मैंने आगे नहीं बढ़ा। लेकिन उस समय भी डीपीआर बना था, तो वो डीपीआर कैसा था वो भी एक सवाल है। और डीपीआर जब बना, मैंने शहर में बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट जब आ रहा है, तो ऐसे समय में मैं बार बार सोचती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ समझने का कि रांची शहर में ये नगर निगम का क्षेत्र है और रांची शहर नगर निगम में उस समय आशा लकड़ा आपका इस रांची शहर की मेयर रही और वो 2 टर्म रही मेयर। तो 2 टर्म वो मेयर रही और उस दरमियान जब यहाँ पर रघुवर दास थे, उस समय जो डीपीआर बना, तो निश्चित उस समय आप देखेंगे तो यहाँ का नगर विकास मंत्री सीपी सिंह थे। तो मेरे दिमाग में बार बार ये आता है, सवाल उठता है कि जब बाद में इस फ्लाईओवर को लेके जब विरोध आगे बढ़ने लगा, तो इसमें हमारे पूर्व मेयर भी इसमें इन्वॉल्व हुई और उसके साथ बाकी और भी मतलब पॉलिटिकल पार्टी, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के साथी भी इसमें आ गए। तो मैं बहुत सोचती हूँ कि हम सवालों को, जो बुनियादी जो सवाल हैं, उन सवालों पर भी मुझको लगता है कि हम लोगों को मंथन करना चाहिए, ना कि विरोध कहने पर हम विरोध करने के लिए, हम चीज़ों का विरोध करने के लिए जाएं। मेरे मन में ये तमाम सवाल आने लगे, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि जब डीपीआर बना तो सारे प्रबुद्ध लोग इसी शहर में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में और इस नगर निगम का क्षेत्र में विशेष अधिकार के साथ ये नगर निगम का क्षेत्र उनके हाथ में था। तब मुझको लगता है कि ये आखिर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। उस समय ध्यान देना था कि ये डीपीआर इस तरह से बना है, इस डीपीआर को रद्द होना चाहिए, इसलिए कि हमारा ये जो धार्मिक स्थल है, सरना स्थल,
से होके जा रही है और डीपीआर में जरूर अगर वहाँ पर रैंप उतारने का ये दिख रहा है तो उस पर उसी समय संशोधन करने की मांग उठनी चाहिए। और बड़ा पॉलिटिकल पार्टी अगर मांग करता है तो निश्चित रूप से उसकी सुनवाई होती है। और नगर विकास मंत्री होने के नाते भी एक मंत्री का जवाबदेही होता है कि आपके क्षेत्र में कौन सा विकास कार्य हो रहा है और योजना किस तरह से उनका डीपीआर है, तो उस पर हर तरह से जब नली जाता है तो किस रास्ते से नली जाएगा, कहाँ पर पूरब मुड़ेगा, कहाँ पर पश्चिम मुड़ेगा, कहाँ पर कितना फीट का गहरा होगा, कहाँ पर कितना फीट का चौड़ा होगा, ये तमाम चीज़ें तो विकास योजनाओं में शामिल रहती हैं। तब मुझको लगता है कि आखिर इसमें उस समय ध्यान मैंने जो जिम्मेदार व्यक्ति शायद नहीं दे पाए और आज की तारीख में जो आंदोलन को का दिशा देने का जो कोशिश किया गया, तब मुझको लगता है कि एक तरफ अब सरकार पक्ष विपक्ष में उतर गया कि हाँ हेमंत सरकार ने ऐसा बना दिया तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो तब आदिवासी सवाल सरना स्थल से जुड़ा हुआ है और इसलिए कि सरना स्थल से जुड़ा हुआ है, सबको जानते हैं कि हम सरना जितने भी धर्मावलंबी हैं, प्रकृति का सबसे बड़ा मैंने त्यौहार सरना सरूल होता है और इसमें शोभा यात्रा डॉक्टर रामदयाल मुंडा से आज तक होते रहा, जिसमें कार्तिक उरांव बाबा कार्तिक उरांव जो संसद थे वो लोग सारे लोग मिल के ये सरना स्थल में सामूहिक आदिवासियों की यूनिटी, उसमें आदिवासियों की यूनिटी में धर्म के नाम पर नहीं लेकिन आदिवासी जल जंगल जमीन की पर जीने वाले, जल जंगल जमीन का जिनका मालिकाना हक है, यहाँ तमाम लोगों का एकता के तहत ये सरना स्थल में हर साल सरूल के दिन में सरना शोभा यात्रा आती थी। निश्चित रूप से बहुत बृहत और आदिवासियों का ये पहचान का ये स्थल भी बन गया। तब मेरे मन में वही आता था कि मतलब शुरू में क्यों नहीं ध्यान दिया गया, और ध्यान नहीं दिया गया तो आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तरफ फ्लाईओवर बन के तैयार हो गया तब हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तब मुझको लगता था जब मैं ये बात बोलने लगती थी तो मुझको भी बहुत सारे लोग मैंने बोलते थे कि नहीं अभी ज्ञान बांट रही है, पहले से बोलना चाहिए था। मैं समाज को उस रूप से नहीं देखना चाहती हूँ। जब आदिवासी की बात होती है तो आदिवासी हक अधिकार की लड़ाई, कोयलकारों की लड़ाई एक साथ हम लोग लड़े, नेतरहाट की लड़ाई हम लोग एक साथ लड़े, और बहुत सारा जो झारखंड में आज पर्यावरण दिवस है, पूरे झारखंड का अगर जमीन बचा है, जंगल बचा है, नदी और नाले बचे हैं, गांव बचा है, तो सामूहिक लड़ाई से वो जाति और धर्म और राजनीति से ऊपर लड़ के हम लोग लड़ाई लड़े हैं, तब ये झारखंड राज्य बचा है। तो यहाँ पर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब जैसे कल बंदी हुआ, बंदी अपने तरह से सफल भी मानेंगे और सबको महसूस कर रहे हैं कि कल की हमारी क्या यूनिटी थी, कल बंदी के दिन में समय में कितना हमने यूनिटी एक आदिवासी समाज होके कितना हम में एकताबद्ध के साथ हम लोगों ने मैदान में उतरा। और आज सरकार ने इस फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। उद्घाटन प्रायः सबको कह रहे हैं कि हाँ अचानक से हो गया, पता नहीं चला। ये तो पहले से दिख रहा था कि पक्ष विपक्ष का लड़ाई हो गया था, सत्ता और माने सत्ता से विपक्ष की लड़ाई दिख रही थी। तो ऐसे समय में सरकार ने माने अपने ढंग से वो पहले से ही माने दिख रहा था कि पक्ष और विपक्ष का लड़ाई जब दिख रहा था तो आम जनता के मन में था कि आप वो तो टेस्ट हेवी क्या लोड कितना ले सकता है, ये कितना एलिवेटेड ये वजन ले सकता है, ये तमाम चीज़ें अखबार में आ रही थी। और कल या परसों दिन पढ़े कि मतलब टेस्ट पूरा हो गया। टेस्ट पूरा हो गया तो समझ में आ रहा था कि टेस्ट पूरा हो गया, दैट मीन्स कि अब फ्लाईओवर का उद्घाटन भी होगा। तो फ्लाईओवर का उद्घाटन आज सरकार ने अपने तरह से कर लिया। और एक बात जो आपने सवाल किया कि ये क्या फ्लाईओवर का नाम बाबा कार्तिक उरांव के नाम से
समर्पित कर दिया। और बाबा कार्तिक उरांव के नाम से समर्पित कर दिया तो मुझको लगता है कि एक तरह पर हम यहाँ पर जो बोल रहे थे कि सरना स्थल बाबा कार्तिक उरांव का देन है, बाबा कार्तिक उरांव का देन है, कार्तिक उरांव का धरोहर है। ये मैंने आदिवासी समाज संगठन बोल रहा था जो रैंप के मामले को जो मैंने विरोध कर रहे थे, और दूसरी तरफ उसी फ्लाईओवर का नाम बाबा कार्तिक उरांव के नाम से समर्पित करना, सरकार एक कदम आगे बढ़ के अपना काम किया। अब इसमें बाबा कार्तिक उरांव के नाम से समर्पित कर दिया तो मैं पहले भी मैं बोली कि बहुत सारी चीज़ों को मैं भी नहीं समझ पाती हूँ, लेकिन सरना स्थल बचाने का मैं पहले से भी समर्थन की हूँ। हाँ, मैं रोड में नहीं गई इसलिए कि जिन सवालों को समझना था, मैं कई सवाल मेरे भी मन में थे, सही समय पर सवाल उठाना, ये तमाम चीज़ों को, और जो जिम्मेदार व्यक्ति थे वो उस समय उचित समय जब था, मैं आम पब्लिक को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो जिम्मेदार व्यक्ति, जो नगर निगम का मालिक थे, जो आप यहाँ पर क्या बोलते हैं, इस रांची नगर निगम का जो मालिक थे, सारे जो सिस्टम में थे, वो पहले चुप थे। वो मेरे लिए, मेरे समझ से परे था कि जब हम एक संगठन हो, एक मालिक हो के अगर हम किसी समुदाय को बचाना चाहते हैं तो हम लोगों का अपना जो आदत है कि हम लोग शुरू से जड़ से हम लोग चीज़ों को पकड़ना चाहते हैं, और हम लोग 24 घंटा अलर्ट रहते हैं कि अगर आदिवासी को बचाना है तो हर हालत में बचाना है, और उनको बचाने के लिए हम लोग एक एक चीज़ों को स्टडी करते हैं, दिन और रात उसमें हम लोग लगे रहते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि ये कैसे समाज बचेगा। तो मैं कार्तिक बाबा के नाम से जो समर्पित कर दिया, मैं धन्यवाद देती हूँ सरकार को। सिस्टर, मैं एक चीज़ बोलना चाहता कि जिस तरह से एक बात हुआ कि आंदोलन लेट से चालू हुआ, पहले कहाँ थे, और रैंप जिस समय बना था डीपीआर, तो कहीं ना कहीं एक एनडीए के उस समय सरकार हुआ करता था। लेकिन जिस तरह से लोगों का कहना है, या जिस तरह का जो विरोध कर रहे हैं उनको कहना है कि पहले का जो डीपीआर था तो कुछ और था, और बाद में कुछ और डीपीआर कर दिया गया। पहला मुद्दा उसके लेकर के है, जो पहले था कि एक चौक के पास में रैंप उतारने का था, लेकिन अभी जो रैंप उतारा जा रहा है वो सिर्फ श्रम टोली, मतलब श्रम जो सरना स्थल, उसको गेट पर उतारा गया, उसका लेकर था। दूसरा चीज़ के लेकर के मैं एक बात क्वेश्चन होकर, कल ही 9 बजे, शायद आपको पता भी होगा, 9 के 10 के बीच में केंद्रीय कमेटी आया था श्रम टोली रैंप को लेकर के निरीक्षण करने के लिए, और 12 बजे आसपास कैबिनेट का उसका बैठक था। उसका बैठक में जो केंद्रीय कमेटी था वो वहाँ पे जाकर के अपना बात रखने का जो भी था, लेकिन अचानक इस तरह के निरीक्षण करने आए गए, और आज अचानक सुबह में हो गया। इस समझ से परे हो रहा है कि आखिर एक तरफ निरीक्षण भी हो रहा है केंद्र कमेटी का, और एक तरफ राशन का उद्घाटन भी कर दिया, तो ये समझ नहीं आ रहा है कि दोनों में क्या हो रहा है। देखिए, आपने जो डीपीआर, मैं भी वही डीपीआर की बात की ना, जब डीपीआर वो था तो मुझको लगता है कि वो डीपीआर, जब ये विरोध हो रहा है, मैं नगड़ी का उदाहरण देना चाहती हूँ, या तो मैं मित्तल कंपनी के आंदोलन का उदाहरण देना चाहती हूँ। आर्सेलर मित्तल को सब कोई बोलता था कि स्टील जायंट है, वर्ल्ड का स्टील जायंट है, सब कोई बोलते थे कि आप उनके खिलाफ में कैसे लड़ाई लड़िएगा। 2006 में किनकी सरकार थी झारखंड में, सब कोई जानते हैं। तो उस समय जब आर्सेलर मित्तल को यहाँ का, उनके झारखंड सरकार ने एमओयू किया, और यहाँ का 40 गांव को हटा के यहाँ पर आपका स्टील प्लांट लगाने के लिए, उस समय 2006 में रांची और गुमला जिला, 2 जिला,
बाद में वो गुमला रांची जिला डिवाइड होके आपका साथ में खूंटी जिला बना। तो बाद में ये 3 जिला का मामला आया। उसमें जब वहाँ पर आर्सेलर मित्तल कंपनी वहाँ पर स्टील प्लांट लगाने का बात किया, तो 2006 में जैसे हमको ये समझ में आया कि यहाँ पर किसानों के गांव को हटा के आर्सेलर मित्तल यहाँ पर आपका ये बनाने जा रहा है, स्टील प्लांट बनाने जा रहा है, मैंने डीपीआर का कॉपी उद्योग विभाग से आरटीआई डाल के निकाला। 2006 में आरटीआई का कानून आया और मैंने 2006 में ही आरटीआई डाल के मैं खूंटी जिला उद्योग विभाग से, झारखंड उद्योग विभाग से मैंने डीपीआर का कॉपी निकाला आर्सेलर मित्तल का। और आर्सेलर मित्तल का डीपीआर का कॉपी निकालने के बाद पूरा सबको स्टडी करने के बाद जो हमारा संगठन आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच डीपीआर का एक एक लाइन को हम लोग एक बार नहीं, हम लोग दर्जनों बार अंडरलाइन कर करके हम लोगों ने स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद गांव वाले लोग, तमाम प्रबुद्ध लोग हैं, उनको मैंने डीपीआर का कॉपी बांट दिया। डीपीआर का कॉपी बांट दिया, उन गांवों को डीपीआर का कॉपी बांट दिया जहां पर हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, प्रबुद्ध ग्राम सभा है, जो समझदार लोग हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, सबको को बांट दिया। और सबसे हम लोगों ने ये पूछा कि ये डीपीआर का कॉपी ये है और ये कहता है कि इतने गांव इस मैंने आर्सेलर मित्तल का डीपीआर के अंदर में इतना गांव आता है जो प्लांट के अंदर में है, और इतना गांव आता है जो उनका टाउनशिप में आता है, इतना गांव को है, इतना एकड़ जमीन है जो उनका मार्केटिंग इलाका में आता है, इतना गांव आएगा, इतना एकड़ जमीन आएगा जो उनका रोड के लिए आएगा। डीपीआर में सारा चीज रहता है, तो उसमें सारा चीज तो लाइन खींचा हुआ रहता है। हमने पूरा गांव को 40 गांव में हम लोग ने मीटिंग करके सब जगह डीपीआर बांटा और डीपीआर पर चर्चा करके तब लोगों ने कहा कि नहीं, हम अपना जमीन नहीं देंगे। तब हम लोग गांव के लोगों के साथ है उस डीपीआर का कॉपी का अध्ययन करने के साथ ही हमने आंदोलन शुरू किया। आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच के तरफ से आंदोलन किया। सबको बोल रहे थे कि कैसे आप लोग लड़िएगा, सरकार के खिलाफ लड़िएगा, और इतना बड़ा मतलब वर्ल्ड का स्टील जायंट है आर्सेलर मित्तल, उसके खिलाफ कैसे लड़िएगा। हम सब कोई एक ही बात बोल रहे थे कि स्टील जायंट हो सकता है, वो वर्ल्ड में हो सकता है, बिजनेस के सेक्टर में हो सकता है, माइनिंग के सेक्टर में हो सकता है, लेकिन यहाँ का जो जमीन का जो मालिक है, यहाँ का जो माने सन ऑफ सोल है, यहाँ के आदिवासी हैं, यहाँ के मूलवासी हैं, यहाँ के किसान हैं। और इस जमीन का जो भूमि पुत्र है, जो गाय चराता है, स्कूल नहीं गया है, यहाँ का बकरी चराने वाला, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का किसान है, वो यहाँ का मतलब जमीन का बेटा है, और जीत होगी, इनकी जीत होगी। हम लोगों ने लड़ाई लड़ा। उद्योग विभाग का जो डीपीआर निकालने के बाद हम लोगों का लड़ाई और तेज हुआ। और उसके साथ ही मैं ये भी याद दिलाना चाह रही हूँ कि सब कोई बोले कि नहीं, सरकार मतलब यहाँ पर कारखाना बनेगा तो यहाँ पर आप लोगों को नौकरी देगा, और आप लोगों का R&R पॉलिसी मैंने रीसेटलमेंट पॉलिसी आप लोगों के लिए ये कहता है कि आपका मैंने मुआवजा आपको इतना दिया जाएगा, जमीन के बदले ये दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा। हमने वो भी उद्योग विभाग से हमने वो क्या बोलते हैं R&R पॉलिसी का कॉपी वहां से फिर से उद्योग विभाग से निकाला। और उद्योग विभाग से निकालने के बाद फिर हम लोगों ने हमारे संगठन के साथ गांव-गांव में बैठक करके उसको लाइनिंग करके हम लोग नौकरी बदले, जमीन के बदले नौकरी की बात करता है, ये करता है, वो करता है, हम लोगों ने अंडरलाइन कर करके गांव के लोगों के साथ बैठक किया। गांव के लोग बोले कि नहीं, ये तो मीठा जहर है, ये मीठा जहर है। HSC वालों को नौकरी नहीं मिला है, जमीन उनका ले लिया, टाटा कंपनी जमीन जहां पर लिया उन लोगों को उनका नौकरी आज भी नहीं है। और आप लोग चांडिल के डैम के लोगों को विस्थापित करने के पहले उनको भी नौकरी देने की बात की थी, उनको भी नौकरी नहीं मिला। बोकारो स्टील प्लांट वाले लोगों को कहा गया था नौकरी देने का, उनको भी नौकरी नहीं दिया।
तब यहाँ पर सबको हम लोगों ने तय किया कि उसको मीठा जहर करार दिया। जो R&R पॉलिसी लाया गया था उसको मीठा जहर, और हमने उसको मीठा जहर के नाम पर उसका एनालिसिस करके एक छोटा किताब भी निकाला कि कितना गांव को मित्तल कंपनी जमीन लेना चाहता है, कितना जंगल जाएगा उसमें, कितना सरना स्थल उसमें जाएगा और कितना गांव उससे विस्थापित होगा। इन तमाम चीज़ों का एक सूची बना के हमने ये लिखा कि ये मीठा जहर है R&R पॉलिसी। मैं इसलिए इस बात को बोल रही हूँ कि जहाँ पर भी हम लोग हमने आंदोलन किया जमीन को बचाने का, हम लोग नीचे से चीज़ों को खोद खोद के निकालने का काम किया ताकि हम आंदोलन को और सशक्त बनाएं। हम झूठा आंदोलन नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को झूठ मूठ में घुमा नहीं सकते हैं। तो हमने आंदोलन इसीलिए जीते हैं हम, नहीं तो हम आंदोलन नहीं जीतते। आज की तारीख में सारे लोग हम लोग महसूस करते हैं कि अगर हम उस तरह से पहले से चीज़ों को नहीं देखते, हम कैसे दावा के साथ कह सकते थे कि इतना ज़मीन वो इतना नदी को ले रहा है, इतना रोड के लिए ले रहा है, और यहाँ पर आपका फिर से आपका कम्युनिकेशन के लिए, अपना माल ढोने के लिए यहाँ पर आपका ये क्या बोलते हैं रेलवे लाइन फिर कैसे बिछाएगा, हम कैसे कह सकते थे? कैसे कितना टाउनशिप के लिए ज़मीन ले रहा है, कैसे हम कह सकते थे? तो हम झूठ नहीं कह सकते थे। तो हमने DPR की कॉपी निकाली और उसी DPR की कॉपी और उस औद्योगिक नीति से बोलता था कि हम नौकरी देंगे, तो हम उसका R&R पॉलिसी का डिटेल भी निकाला और उसके बाद हमने आंदोलन को आगे ले जाने का काम किया। तो जो आप पूछ रहे हैं हमसे कि नहीं तो ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, तो इसीलिए मैं जो सोचती हूँ, मैं चिंतन करती हूँ, वो चिंतन ही आपके सामने, लोगों के सामने मैंने जाहिर किया कि हाँ उस समय आप और मैंने बाकी लोग भी क्यों नहीं देखे। मेरा ये कहना है, आदिवासी समाज को अगर आप बचाना चाहते हैं, उनके अस्तित्व को बचाना चाहते हैं, सही में हम यहाँ का जल जंगल जमीन को बचाना चाहते हैं, सही में हम यहाँ का सरना ससंदरी और यहाँ का आदिवासियों को पहचान के बचाना चाहते हैं, तो आपको इन तमाम चीज़ों को शुरू से और पहले से आपको अलर्ट हो के देखने की ज़रूरत है। हमारे जैसे लोगों को तो यही सब मैं करती हूँ, तो मुझको तो सारे लोग क्लेम करते हैं कि विकास विरोधी है। आपका उदाहरण के लिए मैं कहना चाहती हूँ, अगर एक इंदिरा आवास घर में गांव में बनता है तो इंदिरा आवास तब तक नहीं बनता है जब तक कि वहाँ पर लोग वेरीफाई नहीं करते हैं। मेरे लिए इंदिरा आवास बनेगा तो बोलेगा कि नहीं दयामनी को उनका ज़मीन है कि नहीं है, ज़मीन है तब उसमें इंदिरा आवास बनेगा। सरकार बोलेगी कि नहीं इनका ज़मीन नहीं है इसलिए यहाँ पर इंदिरा आवास नहीं बनेगा, आप अपना ज़मीन में मेरा नाम से इंदिरा आवास बनने नहीं देंगे। जब एक इंदिरा आवास के लिए इतना लफड़ा होता है, तो मेरा ये कहना है कि आप इतना बड़ा शहर में विकास का काम कर रहे हैं, अरबों अरबों रुपया का विकास का काम हो रहा है, तब सबकी जिम्मेवारी थी, कोई एक व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं थी, सबके जिम्मेवारी थी। आपने कहा कि DPR उस समय अलग था तो भाई अलग था, तो उस DPR को कौन बदला ये भी जनता के बीच में आना चाहिए ना, जनता के बीच में वो भी आना चाहिए। तो ये शक संदेह क्यों रहेगा? आपको वो DPR को भी सामने लाना चाहिए। हमारा ये कहना है, जब मैं ये बात इतना लंबा इसलिए बोली कि जब मैं DPR का कॉपी ArcelorMittal का निकाल में गांव में के बांट सकती हूँ, तो सबकी जिम्मेवारी होती है कि जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं उनके सामने ये रखने का कि हाँ उस समय ये था और ये सरकार ने ये किया। तो हम जनता के सवालों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए और उनके साथ कोई राजनीति भी नहीं करना चाहिए, मेरा ये कहना है। इस तरह से इसी बात में था कि कल जो केंद्रीय कमेटी का एक दौरा भी हुआ था 9-10 बजे, फिर सचिवालय में उन लोगों के साथ कुछ बैठक भी था, लेकिन उसके आनंद फानंद में सुबह में देख रहे कि दूसरे दिन चालू कर दिया गया। इस समझ नहीं आ रहा है कि केंद्र का एक कमेटी सर्वे के लिए आता है, जांच बैठता है, जो स्टेट सरकार जो है, राज्य सरकार जो वह उद्घाटन कर देता है, कैसे समझ नहीं पा रहे हैं आप? देखिए यहाँ आप सवाल कर रहे हैं इस फ्लाईओवर के मामले को लेके, ठीक है, आप जो बात बोले बहुत बड़ा बात बोले।
जिसमें कि मुझको भी आपसे शेयर करने का एक मौका मिल जा रहा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल नहीं है। कैसे आपने बड़ा सवाल किया कि कल केंद्रीय कमेटी आई थी और वो अपना क्या बोलते हैं मुआयना करके गया और आज राज्य सरकार ने उसका उद्घाटन किया। आप इसी सवाल पर मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहती हूँ कि जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2014 से 2019 के बीच में, फिर से मैं दोहरा रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी राज्य में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तब उस समय 2019 के बीच में क्या हुआ? 2019 के बीच में राज्य यहाँ पर जेएमएम, कांग्रेस और बाकी जो लेफ्ट पार्टी सब आउट थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय आपका यहाँ पर जो 5वीं अनुसूची का मामला है, तो 5वीं अनुसूची में जो झारखंड में और पूरे देश के साथ झारखंड की बात, और झारखंड में सीएनटी एक्ट है और सीएनटी एक्ट के साथ एसपीटी एक्ट है और इसके साथ ही कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल है, जो आदिवासियों के परंपरागत जमीन के जो संबंधित जो अधिकार है, उस अधिकार के तहत में आज भी भारतीय संविधान में उनको अधिकार दिया हुआ है। और उस अधिकार के तहत जब भारत के संविधान की बात करेंगे तो 5वीं अनुसूची में यह कहता है कि एक राजस्व गांव के भीतर में जितना भी आपका जल जंगल जमीन है वो गांव की सामुदायिक संपत्ति है। लेकिन किस अधिकार से भारतीय जनता पार्टी की रघुवर सरकार ने उस समय हमारा जो सामुदायिक संपत्ति है गांव का, जो एक व्यक्ति के नाम से नहीं है, एक समुदाय के नाम से नहीं है, उस समुदाय का जहां सीएनटी एक्ट होते हुए, एसपीटी एक्ट होते हुए, 5वीं अनुसूची होते हुए आपने कैसे उसको भूमि बैंक में डाल दिया? और कैसे आपने 2016-17 में आपने यहाँ पर मोमेंटम झारखंड किया और देश पूरा वर्ल्ड से 1100 पूंजीपतियों को यहाँ पर मोमेंटम झारखंड के नाम से आपने बुलाया। और जब लैंड डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम आपने किया तो आपने हमारा जितना भी आदिवासियों का जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं, सीएनटी एक्ट का उल्लंघन आपने करते हुए, 5वीं अनुसूची का उल्लंघन करते हुए, फॉरेस्ट राइट का उल्लंघन करते हुए और ग्राम सभा के तमाम जो अधिकार है, ग्राम सभा में 5वीं अनुसूची में क्या कहता है? पेशा कानून में कहता है कि कहीं पर भी कोई भी प्रोजेक्ट होगा जमीन के सवाल को लेके या तो कोई भी विकास योजना को लेके, पहले ग्राम सभा आपको सहमति देगी, उसके बाद आपका योजना आपका ओके होगा। लेकिन आपने किस अधिकार से आपने गांव का एक एक जमीन को, आपको सरना को, मसना को, हड़गड़ी को, आपने ससंदरी को, नदी को, नाला को, गाय चरवाहा को, छौर को, खेत को, खरियान को, जंगल को, झाड़ी को आपने कैसे लैंड बैंक में डाल दिया? कैसे लैंड बैंक में डाल दिया? किनके ऑथराइज से आपने डाला? कौन सा ग्राम सभा से आपने सवाल पूछा? तो आपने जो सवाल कर रहे हैं ना, वो सवाल तो हम लोग भी करते हैं। अब जो जहां पर स्टेट की बात होती है तो स्टेट में आप केंद्र में जो बात बोल रही है, तो उस समय सबसे बड़ा सवाल है जो सरकार की बात, आप केंद्रीय कमेटी की बात कर रहे हैं, वही केंद्रीय कमेटी के लोग यहाँ पर 2014 से 2019 में थे, तब ने आपने ये सवाल नहीं किया आदिवासियों के हक और अधिकार और उनका जो अधिकार का शोषण हो रहा है, उनका जो 5वीं अनुसूची का वायलेशन आप कर रहे हैं। उस समय आज जब मैं देखी तो मैं सोचने लगी, पहली बार कल तो केंद्रीय कमेटी की आप बात कर रहे हैं, इसके पहले भी हम लोग राष्ट्रपति को भूमि बैंक के रद्द करो के नाम पर, राष्ट्रपति के नाम पर कई हम लोगों ने यहाँ डीसी के और यहाँ पर राज्यपाल के माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम कई चिट्ठियाँ हम लोग भेजे कि भूमि बैंक को रद्द करो, ये हमारा संविधान के खिलाफ में है। और उसमें पूरे झारखंड में देखिएगा
तो हजारों हजार सरना स्थल आपका भूमि बैंक में है। और भूमि बैंक क्यों बना? तो उस समय रघुवर सरकार का जो एजेंडा है उसमें देख लीजिए, वो सिंगल विंडो सिस्टम से आप उस समय इस सबके सामने बोला कि 21 लाख एकड़ हमारा भूमि बैंक में जमीन है, जहां पर भी निवेशक आएंगे विदाउट एनी डिले हम उनको जमीन सिंगल विंडो सिस्टम से हस्तांतरण करेंगे। वो तो नहीं बोला कि हम गरीबों के लिए भूमि बैंक में जमीन लेके रखे हैं, वो नहीं बोला कि यहाँ के किसानों को हम मने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो लैंड बैंक के लिए जो ये किया, अपना घोषणा किया कि 21 लाख एकड़ हमारा लैंड बैंक में जमीन है, उसमें यही बात बोला कि निवेशक जहां पर भी आएंगे, जहां पर भी जमीन चाहेंगे, उनको हम विदाउट एनी डिले हम उनको जब वो जहां पर जमीन चाहेंगे उनको हम देंगे। मैं नहीं कह रही हूं, ये सरकार ने कहा। तब आप हमको बताइए, हम लोग भी तो गुहार लगाते लगाते पूरे झारखंड का जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, यहाँ का संस्कृति को बचाने के लिए, भाषा को बचाने के लिए और यहाँ के आदिवासियों के राइट्स को बचाने के लिए हम लोग बार बार बोलते रहे। हम 2014 के बाद तो लगातार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने जो सवाल कर रहे हैं तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम लोग रोज बोल रहे हैं कि भूमि बैंक रद्द करो। मोदी ने स्वामित्व योजना लाके अब यहाँ का जितना भी हमारा गांव का जो सामूहिक मालिकाना हक में है, उन तमाम चीजों को कारपोरेट घराने के लिए उनका ड्रोन सर्वे शुरू किया झारखंड में। हम लोगों ने उसका विरोध किया, इसलिए कि हम लोग समझदार हैं। हम लोग को समझ में आया कि अब लैंड बैंक के नाम पे गांव का गांव जमीन मतलब उजड़ रहा है, जंगल का जंगल उजड़ रहा है, नदी नालों को सब आप बेचने का काम कर रहे हैं। तब ऐसे में आप जो सवाल कर रहे हैं ना कि कल केंद्रीय कमेटी आई, आज झारखंड सरकार उद्घाटन किया। अब कई जगह सरकार कोई एक दो झारखंड के लोगों का, झारखंड के आदिवासियों के सवाल को लेके, ना यहाँ के CNT का अधिकार को लेके, ना 5वीं अनुसूची का अधिकार को लेके, ना हमारा पेशा कानून में जो 23 प्रावधान अधिकार है उनको लेके केंद्र की सरकार भी संवेदनशील नहीं है। आदिवासियों के अधिकार, हक और अधिकार के प्रति वो संवेदनशील नहीं है। तो आप यहाँ पर आप तो पक्ष विपक्ष में पहले ही मैं बोली थी कि पक्ष विपक्ष में लोग लड़ेगा, ये सत्ता का मामला है। तो लेकिन आदिवासियों के मामले में आपने जिस केंद्रीय कमेटी की बात की, हम लोग तो उस समय से बात कर रहे हैं, उस समय से हम लोग बोल रहे हैं। हम लोगों का सुनवाई क्यों नहीं होता है? हम लोग भी झारखंड को बचाना चाहते हैं, झारखंड के किसानों को बचाना चाहते हैं, और हम लोग बोल रहे हैं कि कारपोरेट की राजनीति को छोड़ दो और यहाँ का हक अधिकार आप हमको दो। इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ थे दयामणि बारला जी, जो अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखे और जिस तरह से सिमटोली का मामला था उसको किस तरह से जो जन मुद्दा को लेकर के था, सारे मुद्दा पर देखा जाता है एक विराम लग गया आज के बाद से। आप देखते नजर पर।